नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मौसम उपग्रह की और मानव पूर्वजों से जुड़े ताज़ा शोध के बारे में। इसके अलावा चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के महत्व और प्रोत्साहन पर। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इसरो ने किया अत्याधुनिक मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण। मौसम संबंधी सेवाएं और जानकारियां होंगी हासिल। भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया मानव के नए पूर्वज का पता। शोध द्वारा मिली अहम जानकारी। 60 सालों में पहली बार वायुमंडल के क्षेत्र में आया परिवर्तन। हवा के पैटर्न में हुआ बदलाव। और खोज खबर में चर्चा करेंगे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर। और अब खबरें विस्तार से। अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए इसरो ने 8 सितंबर को इनसैट 3DR का सफल प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह को GSLV F5 के माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इनसैट 3DR एक अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है जो बेहतरीन इमेजिंग सिस्टम और एटमॉस्फेयर साउंडर से लैस है। मौसम की सटीक जानकारियों के अलावा भी ये कई अहम जानकारियां हासिल करने में मदद करेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक साथ 20 उपग्रह लॉन्च, फिर स्क्रैमजेट का सफल परीक्षण और अब सफलता की ओर एक और नया कदम। हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की। इस बार इसरो ने एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DR सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 8 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे GSLV F05 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। Today we have achieved one other landmark. Our GSLV Mark II, the first operational flight, has taken our INSAT 3DR, an operational weather monitoring satellite. It has put into orbit and we're just waiting for the inputs from the satellite. But otherwise the launch vehicle itself has performed extremely well and we have achieved the right orbit. इनसैट 3DR उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जिसमें इनसैट 3D आता है और जिसे जून 2013 में फ्रेंच गायना से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 2211 किलो वजन वाले इनसैट 3DR को देश में मौसम से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्रदान करने के लिए नए और ज्यादा कारगर तकनीकी के साथ डिजाइन किया गया है। मौसम की सटीक जानकारी देने के अलावा ये कोस्ट गार्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शिपिंग और रक्षा सेवाओं को तलाशी और राहत कार्यों में मददगार साबित होगा। उपग्रह की बहुमूल्य सेवाओं के अलावा इस मिशन में दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी सफलताएं भी शामिल हैं। वैसे तो इस मिशन में GSLV ने 10वीं उड़ान भरी थी, लेकिन इस बार GSLV में पहली बार CUS नाम से मशहूर देश में ही विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इनसैट 3D को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली GSLV F05 को 3 स्तर में डिजाइन किया गया, जिसमें CUS पहले इस्तेमाल किए गए GSLV D5 और D6 में लगे इंजन का विकसित रूप है। उपग्रह को अंतरिक्ष की सुनिश्चित कक्षा में पहुंचाने में इसे 17 मिनट लगे, जिसे कर्नाटक के हसन स्थित इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने सफलतापूर्वक पूरा किया। जियो स्टेशनरी कक्षा में पहुंचाने के फौरन बाद उपग्रह में लगे सोलर पैनल्स ने काम करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में इनसैट 3DR की जिंदगी 10 साल है। यूं तो मानव उत्पत्ति से जुड़ी कई कड़ियों को विज्ञान द्वारा जोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी इस दिशा में लगातार शोध जारी है। इसी कड़ी में अहम शोध इंडो स्पेनिश शोधकर्ताओं के एक दल ने मानव के नए पूर्वज का पता लगाया है। जीवाश्मों की जानकारियों के अभाव में वैज्ञानिकों ने DNA सैंपल्स की मदद से इस शोध को पूरा किया। वैज्ञानिकों के इस शोध को जर्नल नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित किया गया है। पेश है ये रिपोर्ट।
इंसानों का उद्भव हमेशा से रहस्य और रोमांच का विषय रहा है। अब तक विज्ञान की दुनिया में यही माना जाता था कि आदिम मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, जहां से निकलकर उनकी नस्लें दुनिया भर में फैलीं। लेकिन अब एक ऐसा शोध सामने आया है जो कहता है कि आदिम मानव के बारे में अभी और जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। जी हाँ, भारत और स्पेन के वैज्ञानिकों की टीम ने आदिम मानवों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है, जिसमें इंसानों के एक और पूर्वज प्रजाति की बात कही गई है। इस शोध का कहना है कि होमो हाइडेलबर्जेंसिस पहले इंसान थे, जिन्होंने निएंडरथल और डेनिसोवन के अलावा और भी वंशावली विकसित की। अब तक माना जाता था कि इन्हीं दो वंशावलियों से पूरी मानव जाति विकसित हुई है। इस टीम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अगुवा थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी के प्रोफेसर पार्था मजूमदार। ये टीम बार्सिलोना के इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के साथ मिलकर काम कर रही थी। हालांकि इस शोध के समर्थन में कोई जीवाश्म नहीं मिला है, लेकिन अंडमान के जनजातियों के 10 लोगों के डीएनए की भारत के विभिन्न नस्लों के 60 लोगों के डीएनए के साथ तुलना की गई है। इसके अलावा दूसरे नस्लों के उपलब्ध डीएनए के साथ भी इनकी तुलना की गई है। अंडमान के जरवा और ओंगिस जनजातियों के डीएनए से पता चला है कि हालांकि वो अफ्रीका के आदिम मानवों से काफी मेल खाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से निएंडरथल और डेनिसोवन नस्लों से भिन्न हैं। What was interesting is that we found certain segments in the Jarwa and Onge genomes that we could not identify with the Neanderthal, with the Denisovan, or with contemporary human population. So what we believe is that these segments arose from one unknown hominin, one unknown human-like creature that was speculated, but no fossil has yet been found. So from genetic evidence, we now have provided genetic evidence that there was, aside from the Neanderthals and Denisovans, there was at least one other species that humans mated with, that humans crossbred with or interbred with when they came out of Africa about 80,000 years ago. इन नतीजों के आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि ये जनजाति आदिम मानवों की नस्ल होमो हाइडेलबर्जेंसिस से पैदा हुई है, जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी और जो निएंडरथल और डेनिसोवन से अलग है। साफ है कि ये शोध अब तक की उन मान्यताओं को नकारती है जिसके मुताबिक एशिया और प्रशांत महासागर से लगे इलाकों की आबादी 2 अलग नस्लों की वंशज है और सभी नस्लों की मूल स्थान अफ्रीका था। ये रिसर्च नेचर जेनेटिक्स पत्रिका में छापी गई है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना है। इनमें से एक है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, जो कि धरती पर मौसम के बदलाव में अहम रोल निभाता है। हाल ही में नासा ने स्ट्रेटोस्फीयर से जुड़ी अहम जानकारी हासिल की है, जिसके मुताबिक स्ट्रेटोस्फीयर में हवाओं की गतिविधि में एक बड़ा बदलाव आया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसा 60 सालों में पहली बार हुआ है। तो क्या है ये बदलाव और इसके कारण क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल यानी धरती के वातावरण का दूसरा सबसे प्रमुख स्तर, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। समताप मंडल में परिवर्तन का मतलब है धरती की जलवायु और मौसम में कई तरह के बदलाव। इन बदलावों में महत्वपूर्ण है क्वासी बाइनियल ऑसिलेशन या QBO। QBO समताप मंडल में बहने वाली हवा के रुख के बारे में बताता है। हवा का रुख घड़ी की सुई दिशा में होता है और 28 दिनों में धरती की सतह का एक चक्कर पूरा करता है। QBO का असर जलवायु पर पड़ता है और ये मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार होता है। इन पर नजर रखने के बाद ही वैज्ञानिकों को मौसम से जुड़ी भविष्यवाणियां करने में मदद मिलती है।
नासा यही काम कर रहा है और पिछले 60 सालों से QBO पर नजर रखे हुए है। लेकिन हाल में QBO के रुख में आए बदलाव ने नासा को चौंका दिया। 60 साल में पहली बार QBO ने अपना रास्ता बदल लिया। 2015 के अंत में QBO में बदलाव वेस्टर्न विंड्स की दिशा में देखा गया। अब तक देखा गया था कि वेस्टर्न विंड्स समताप मंडल की ऊपरी सतह में पैदा होते हैं और नीचे की ओर आते हैं। लेकिन पहली बार ये देखा गया कि ये हवा नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही है। नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली हवा की वजह से पूर्वी हवा का रास्ता रुक गया, जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। विपरीत दिशा में पश्चिमी हवा का बहाव 6 महीने तक चलता रहा। इस बहाव के सामान्य होने के बाद पूर्वी हवा का बहाव पश्चिमी हवा के ऊपर होना शुरू हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं है। शोधकर्ता इस बात की संभावना जता रहे हैं कि ज्वालामुखी के विशाल विस्फोट की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर समताप मंडल पर उल्का पिंडों की बरसात हुई होगी, जो वायुमंडल की इस सतह पर लंबे समय तक बने रहे होंगे। नासा की टीम ने इस बारे में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में आलेख छापा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे वापस विज्ञान की और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। नए विचारों और खोज को सफल स्टार्टअप का रूप देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने निधि नाम से नया कार्यक्रम शुरू किया है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस को छोटे रूप में निधि का नाम दिया गया है। तो इस निधि प्रोग्राम के माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर बहुत चिंतन करके ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऐसा प्रोग्राम विकसित किया है कि आइडिया को मार्केट तक पहुंचाते पहुंचाते कहीं पर भी हमारा देश का नौजवान पिछड़ ना जाए, किसी गैप के अंदर खो ना जाए, और कहाँ कहाँ उसके फेलियर की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए सब तरह का उसको सपोर्ट दिया जाए। यही हमारा निधि प्रोग्राम है। इसका मकसद नए खोजों को उद्योग की शक्ल देने के लिए माहौल तैयार करना और युवाओं को वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक सरोकार के मुद्दों को संबोधित करना है। खबरों के मुताबिक नासा ने एक स्पेस प्रोब लॉन्च किया है, जो एक एस्टेरॉयड के नमूने इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा। ओसिरिस रेक्स नाम का उपग्रह 7 साल के मिशन पर है, जो 500 मीटर चौड़े बेनू नाम के एस्टेरॉयड से नमूने इकट्ठा करेगा। बेनू धरती के समान कक्षा पर सूर्य का चक्कर लगाता है। ओसिरिस रेक्स आधुनिक इमेजिंग और मैपिंग उपकरणों से लैस है। उम्मीद है कि ओसिरिस रेक्स अगस्त 2018 में बेनू की कक्षा में पहुंचेगा और 2 साल तक इसकी प्राकृतिक और रासायनिक रचना पर शोध करेगा। इसके बाद सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रह बेनू की सतह पर उतरेगा और रोबोट के जरिए कम से कम 2 आउंस नमूना इकट्ठा करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नमूनों की जांच से धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में वेल के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने दुर्लभ तस्वीर कैमरे में कैद की है। वैज्ञानिकों ने वेल के सफेद बच्चे को अपनी मां के साथ तैरता हुआ नजारा कैमरे में कैद किया है। ये नजारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर कैद किया गया, जब ड्रोन उस इलाके का हवाई सर्वे कर रहा था। वेल के सफेद बच्चे दुर्लभ हैं और सिर्फ 5% वेल के बच्चे सफेद पैदा होते हैं। पहले साल में उनका रंग गहरा होते हुए धूसर हो जाता है। वैज्ञानिकों के इस कार्यक्रम में ड्रोन का इस्तेमाल वेल की जनसंख्या की जानकारी हासिल करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है।
भारत में ऐसे कई युवा छात्र हैं जो विज्ञान पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में शिक्षा उपलब्ध होने के कारण वो अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, वो चाहकर भी विज्ञान में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और इसकी वजह है हिंदी में विज्ञान की पढ़ाई का उपलब्ध ना होना। वहीं विज्ञान से जुड़े ज्यादातर कार्यक्रम मातृभाषा में ना होकर अंग्रेजी में आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में विज्ञान के प्रसार के लिए हिंदी को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के महत्व को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक कपिल त्रिपाठी जी। उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप किसी बात को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसे अपनी दादी को समझाने के काबिल ना हो। ये था अब तक के महानतम वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन। महान वैज्ञानिक के यादगार कथन से एक बात स्पष्ट है कि जितना महत्वपूर्ण शोध होता है, उतना ही महत्वपूर्ण है विज्ञान और तकनीकी का संचार भी। लेकिन विज्ञान संचार एक पेचीदा काम है जिसमें गूढ़ विषयों को बेहद सरल अंदाज में इस तरह गूंथा जाता है कि विज्ञान से दूर रहने वाले आम आदमी भी उसे समझ सकें। हम और आप अपनी बात करें तो हिंदी में, ये कोई नई बात नहीं है। यूरोप के देशों में, मसलन चेक रिपब्लिक में, वैज्ञानिक शोध वहां की स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाते हैं। फिर ये परंपरा भारत में क्यों नहीं पनप सकती? हिंदी देश के ज्यादातर इलाकों की स्थानीय भाषा है या आसानी से समझी जाती है। पिछले कुछ सालों से इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि विज्ञान की पहुंच जन जन तक हो, तो हिंदी में वैज्ञानिक शोध तैयार करने की परंपरा बढ़ने लगी है। इन दिनों हिंदी में विज्ञान का प्रसार और तकनीकी का विकास एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। प्रिंट, ऑडियो विजुअल और सोशल नेटवर्किंग से हिंदी में विज्ञान प्रसार को मदद मिल रही है, जिससे हिंदी में विज्ञान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। आज विज्ञान से जुड़ी पत्रिकाएं और न्यूज़लेटर, मसलन विज्ञान प्रसार का ड्रीम 2047, निस्केयर का विज्ञान प्रगति इत्यादि, हिंदी में विज्ञान प्रसार को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में इंटरनेट और ऑनलाइन पढ़ाई भी पीछे नहीं है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी विज्ञान प्रसार को आसान बनाया जा रहा है, जिसमें विज्ञान से जुड़े कार्यक्रम और विचार विमर्श हिंदी में तैयार किए जाते हैं। जो लोग पढ़ने के शौकीन नहीं होते, वो YouTube में विज्ञान से जुड़े हिंदी कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं। ये छोटे छोटे वीडियो न सिर्फ पेचीदे विज्ञान को आसानी से लोगों के जहन में समाने में मददगार होते हैं, बल्कि मनोरंजन का भी रोचक साधन बनते हैं। हिंदी में विज्ञान प्रसार का एक साधन स्मार्टफोन भी है। इस सिलसिले में NCERT ने 9वीं क्लास के छात्रों के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। नई तकनीक विज्ञान और रिसर्च को लोकप्रिय बनाने में पूरा योगदान दे रही है, लेकिन हिंदी में विज्ञान प्रसार के रास्ते में कुछ बुनियादी समस्याएं भी हैं, जिनका हल ढूंढना जरूरी है। विज्ञान को हिंदी में लोकप्रिय बनाने में पहली समस्या है विज्ञान और इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा हिंदी में ना होना। जानकारों का ये कहना है कि वैज्ञानिक लेखन मूल रूप से हिंदी में हो और वैज्ञानिक लेखन का सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ना किया जाए। इससे जुड़ी एक और समस्या है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का हिंदीकरण, ताकि हिंदी में वैज्ञानिक शब्दकोश मजबूत हो। आमतौर पर भारतीय वैज्ञानिक अंग्रेजी भाषा के भी जानकार होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकृत भाषा है, लिहाजा वे अंग्रेजी में ही अपनी बात रखते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी में विज्ञान का प्रसार करना काफी हद तक लेखकों पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि हिंदी में विज्ञान प्रसार के लिए शोधकर्ताओं और लेखकों को मूल रूप से हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के महत्व को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक कपिल त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस काम में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज हम
हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि विज्ञान की जो पढ़ाई है वो हिंदी में हो। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि जो हम आज अपनी मातृभाषा में हिंदी को नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। विज्ञान के लिए हमें जो सोच है वो हिंदी में ही बच्चा सोचता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर हमारे पास हिंदी और इंग्लिश की पुस्तकें मौजूद तो हैं, लेकिन विद्यार्थी ये सोचता है कि आगे चलकर जब हम किसी रोजगार के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमारे जो स्वीकार्यता होगी वो इंग्लिश के समतुल्य होगी या नहीं, ये उसके विचार मन में चलता रहता है। और जब वो कहीं अप्लाई करता है किसी रोजगार के लिए तो अपने आप को ठगा से महसूस करता है। तो हिंदी में प्राथमिक स्तर पर आज विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध तो हैं, लेकिन जब इसको रोजगार से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक कोई भी हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई विद्यार्थी सहज रूप से विज्ञान में हिंदी में कार्य करने के लिए आगे आएगा और प्रेरित होगा। बिल्कुल, तो चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन पर इनको काबू भी पाना है, तो इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस दिशा में सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कि मौलिक विज्ञान में लेखन का सृजन हो। लोग मौलिक रूप से विज्ञान में लिखने के लिए आगे आएं और पाठ्य पुस्तक में उनका समावेश हो। लोग जो आम बोलचाल की भाषा में शब्दों को प्रयोग करते हैं उनका प्रचलन हमारे रचनात्मक जो लेख हैं दिखाई दे, और जो रिसर्च स्टूडेंट कर रहे हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले हिंदी में जहाँ पर वो अपनी बात को कह सकें, अपने अनुसंधान को प्रस्तुत कर सकें और उसकी स्वीकार्यता बढ़े। जब तक ये हम नहीं कर पाएंगे तब तक ये सफल नहीं होगा। दूसरी चुनौती हमारे सामने है कि शब्द बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और हिंदी इतनी लचीलीपन है कि उसमें हर भाषाओं का समावेश है, चाहे हम उर्दू के वर्ड लें और या लैटिन वर्ड है, फारसी वर्ड है, कहीं कहीं हम इसको स्वतः ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास कोई अभी एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जैसे कि कोई नया वर्ड आए। आज के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो बहुत प्रचलित है क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब हिंदी में इसको कैसे प्रस्तुत किया जाए ये अभी भी चुनौती है। जब तक हम इसका शब्द गढ़ेंगे तब तक ये इंग्लिश का वर्ड इतना प्रचलित हो जाएगा कि हम उसको हिंदी में समावेश नहीं कर सकेंगे। जैसे कि कंप्यूटर के साथ हुआ, कंप्यूटर का वर्ड जो हम हिंदी में शब्द गढ़ने में बहुत देर कर दी, तब तक कंप्यूटर प्रचलित हो गया। तो ये सब तो किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल इस क्षेत्र में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार के स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं जो सफलतम भी हैं और कई स्तर पर ये सामने भी आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि 2-3 वर्ष पहले हमें कंप्यूटर पे ऐसी लिपि मौजूद नहीं थी, फ़ॉन्ट की समस्याएं थी। आज को बहुत स्तर तक इनको दूर किया गया है और ये सब सरकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप है। बहुत सारे अनुसृजन परियोजनाओं के तहत मौलिक विज्ञान पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई पुस्तकें सामने भी आई हैं। अब हमें ज़रूरत है कि जो क्लासिक्स बुक्स हैं, विज्ञान की क्लासिक्स बुक्स हैं, उनका अनुवाद कराया जाए, छात्रों के बीच में प्रस्तुत किया जाए। और तीसरा एक पाठ्यक्रम की बात होती है कि क्यों ना पढ़ाई उच्च स्तर पर हिंदी में हो। तो अटल बिहारी विश्वविद्यालय जो भोपाल में स्थित है, वहाँ पर ये आप सभी लोगों को आश्चर्य होगा कि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार कर दिया है। तो ये सभी जो हमारे सकारात्मक परिणाम हैं वो देश के कोने कोने से आ रहे हैं। आज रोल मॉडल के रूप में इन सभी विश्वविद्यालय और जहाँ पर ये सब कार्य किए जा रहे हैं उनको लोगों को प्रकाश में लाने की ज़रूरत है। हमारे लिए प्लेटफॉर्म जब प्रोवाइड होगा तो निश्चित रूप से लोग इसमें आएंगे और अपना अनुसंधान ये सब तो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जनरेशन की करें, यंगस्टर्स की करें, तो छात्रों का रुझान किस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि वो हिंदी और विज्ञान के प्रति थोड़े ज़्यादा जागरूक हों, ज़्यादा इंटरेस्टेड हों? जैसे आज गवर्नमेंट भी, हमारी सरकार भी ये सब चीज़ों को बता रही है कि हमें नवाचार को प्रोत्साहित करना है। जब नवाचार जब ही होगा देश में जब हम अपनी मातृभाषा में सोचेंगे, काम को करेंगे, और जब तक ये इस तरह का एक एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाएगा तब तक हम नवाचार को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अब ये नवाचार किसके लिए? नवाचार निश्चित रूप से समाज के उस वर्ग तक पहुंचना चाहिए जिससे उसका जीवन
सरल बन सके। तो अगर ये सब हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे अगर अपने युवा के चारों ओर, तो आवश्यकता के अनुरूप वो उसमें कार्य करने के लिए विवश होगा। और आज नए नए आइडिया आप देखें ग्रामीण स्तर से आ रहे हैं, उनकी सोच हिंदी में है, लेकिन एक समस्या ये है कि उसको एक आगे के प्लेटफॉर्म पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर हमारे छात्र विवश हो रहे हैं। और बहुत से सारे राष्ट्र हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मातृभाषा के बल पर विश्व पर डंका बजा रहे हैं। छोटे छोटे देश हैं जैसे इजराइल, जापान, चीन। तो हमें भी अब ये काम करने की ज़रूरत है कि हम अपनी भाषा में सोचें और अपनी भाषा में विचारों को प्रस्तुत करें और एक संवाद की, जनसंपर्क की भाषा के रूप में अपनी बात को कह सकें। तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं होगा कि जब हम हिंदी में काम करके अपने जो शोध है, अनुसंधान है, नवाचार, उसको आगे तक ले जाएंगे। जी, तो जिस देश की जनसंख्या 55% से ज़्यादा हिंदी पढ़ना लिखना जानती हो, उस देश में हिंदी भाषा का प्रचलन होना बेहद ज़रूरी है। किसी भी देश की प्रगति को देखा जाए तो वहाँ की राष्ट्रभाषा ने उस देश को ऊंचाई हासिल करने में मदद की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।